हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इंडियन इकोनॉमी के सेशंस में। आज का हमारा टॉपिक छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम इंडियन इकोनॉमी का एक ओवरव्यू जानने की कोशिश करेंगे, यानी कि जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इंडियन इकोनॉमी है क्या क्या। ये अग्रेरियन इकोनॉमी है, इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी है, और इंडिया में जो है इंपोर्ट्स, नेट इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स वगैरह अपडेटेड जो डाटा हमें चाहिए वो कितना है, कितने अमाउंट में हो रहा है, इन सभी के बारे में बेसिक डिटेल्स जो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज का चैप्टर शुरू करते हैं, इंडियन इकोनॉमी एंड ओवरव्यू। The economy of India is characterized as a middle income developing market economy. Middle income developing market economy. Middle income के लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं ऑफ कोर्स, और इनकम लेवल्स भी इंडिया में मिडिल इनकम जो जिसे हम कहते हैं वो ज़्यादा है। और ये डेवलपिंग मार्केट इकोनॉमी है, डेवलप्ड नहीं है, अभी डेवलप हो रहा है। तो इंडिया के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं वो मिडिल क्लास हैं, मिडिल इनकम है, और जो इंडिया है वो डेवलपिंग इकोनॉमी के कैटेगरी में आता है, डेवलप्ड इकोनॉमी के नहीं। It is the world's sixth largest economy by nominal GDP and the third largest by power purchasing parity. जब हम nominal GDP की बात करते हैं, यानी कि GDP के बारे में हमने देखा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बलबूते पर अगर हम दुनिया भर के कंट्रीज को कंपेयर करें तो इंडिया जो है वो सिक्स्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बनता है। $2 ट्रिलियन की जो है हमारी इकोनॉमी है एज ऑफ नाउ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक टारगेट दिया हुआ है कि 2025 तक हमें इसे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम नॉमिनल जीडीपी की बात करते हैं तो इंडिया सिक्स्थ लार्जेस्ट है, लेकिन पावर परचेजिंग पैरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। पावर परचेजिंग पैरिटी जो है, इट इज एन इकोनॉमिक थ्योरी दैट अलाउज द कंपैरिजन ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ वेरियस वर्ल्ड करेंसीज टू वन अनदर, यानी कि आपके करेंसी का पावर कितना है वर्ल्ड मार्केट में। मान लेते हैं कि 10 रुपए लेकर आप इंडिया में क्या खरीद सकते हैं, और बाकी के दूसरे कंट्रीज में जाकर यही 10 रुपए अगर वहां पर कन्वर्ट करेंगे तो वहां पर क्या खरीद सकते हैं, यानी कि हर अलग अलग कंट्री के जो अलग अलग करेंसीज हैं उनसे आप कितना परचेस कर सकते हैं। जब एक ही वैल्यू कंसिडर किया जाएगा तो इसे पावर परचेसिंग पैरिटी कहते हैं। तो उस टर्म्स में अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी मानी जाएगी। According to International Monetary Fund, on a per capita income basis, India ranked 142 by GDP nominal and 124th by GDP power purchasing parity in 2020। तो IMF के मुताबिक पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर यहाँ पर तो हमने नॉमिनल जीडीपी के टर्म्स में देखा, यानी कि इकोनॉमी के जो ओवरऑल जो वैल्यू था उसके टर्म्स पर, लेकिन पर कैपिटा इनकम के बेसिस पर देखें तो यहाँ पर अच्छे खासे आंकड़े नहीं है। ऑन एन एवरेज समवेयर इट इज़ अराउंड 38,000 रुपीज़ पर कैपिटा इनकम इंडिया का। तो इसे बहुत ज़्यादा डेवलप करना है। फ्रॉम इंडिपेंडेंस इन 1947 अंटिल 1991, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स प्रमोटेड प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमिक पॉलिसीज विद एक्सटेंसिव स्टेट इंटरवेंशन एंड इकोनॉमिक रेगुलेशन इन फॉर्म ऑफ लाइसेंस राज। 1991 के रिफॉर्म्स के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में बात करेंगे कि भाई वहाँ पर हुआ क्या था, किस लिए जो है मनमोहन सिंह जैसे एक जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे उन्हें इतना क्रूशियल क्यों माना जाता था 1990s में, क्योंकि उन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के पाथ पर जो है इंडिया को लाया हुआ था। ये एलपीजी मॉडल क्या है हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे जब हम 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बस फिलहाल के लिए इतना याद रखिएगा कि 1947 से 1991 तक इंडिया जो था वो एक क्लोज्ड इकोनॉमी था, यानी कि बाहर से जो है प्रोडक्ट्स या फिर बाहर के कंपनीज हमें अंदर आने नहीं देते थे, या फिर उन पर इतना इंपोर्ट ड्यूटी लगाया जाता था कि भाई यहाँ पर उन्हें लाकर बेचना इट वाज लिटरली इम्पॉसिबल। तो जाहिर सी बात है कि मोनोपोली जो होती थी अलग अलग मार्केट्स में वो सभी गवर्नमेंट की होती ही थी। सरकार फ्रिज भी प्रोवाइड कर रही थी, यानी कि प्रोडक्शन कर रही थी, सरकार लैंडलाइंस वगैरह भी प्रोवाइड कर रही थी उस जमाने में। तो गवर्नमेंट जो थी वो हर जगह पर थी, बैंकिंग से लेकर पीएसयू से लेकर हर जगह। लेकिन 1991 में इस फिनोमिना को चेंज किया गया और इंडिया को एक ओपन इकोनॉमी बनाया गया ताकि इंटरनेशनल जो लेवल के कंपनीज, कॉर्पोरेट जो थे उन्हें अंदर आने की इजाज़त दी गई, यहाँ पर compete और कंपेयर करने की उन्हें इजाज़त दी गई। हम इन सभी के बारे में हमारे आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो the end of Cold War and an acute balance of payment crisis in 1991 led to the adoption of a broad economic liberalization in India। तो कोल्ड वॉर भी खत्म हुआ था उस वक्त, यूएसएसआर को डिसबैन किया गया था एंड रशिया इकलौता बच चुका था, एंड यूएसए लिटरली प्रोक्लेम्ड इटसेल्फ टू बी द वर्ल्ड लीडर। और जाहिर सी बात है कि डॉलर जो था वो हार्ड करेंसी बन चुका था उस वक्त। आज भी डॉलर इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट हार्ड करेंसीज। तो इस तरीके से ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर के हिसाब से इंडिया को चलना बहुत जरूरी था, क्योंकि इंडिया जो था वो ज़्यादातर यूएसएसआर लीनिंग था, क्योंकि
क्योंकि सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज इंडिया में है। प्रियम्बल में भी इंडिया के आप देख सकते हैं इंडिया एज अ सोशलिस्ट सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो जाहिर सी बात है कि चाहिए था कि हम थोड़ा कैपिटलिस्ट टच दें, थोड़ा फ्री मार्केट को जो है इंट्रोड्यूस करवाएं। इन सभी के बारे में हम अपने इकोनॉमिक क्राइसिस 1991 के चैप्टर में बात करेंगे। सिंस द स्टार्ट ऑफ 21st century, annual average GDP growth has been 6 to 7%, and from 2014 to 18, India was the world's fastest growing major economy, surpassing China somewhere around 8 से 9% तक भी जो है हमने ग्रोथ रेट से टच किए हुए थे। और ऑन एन एवरेज 6 से 7% तो हमेशा ये इवन एज ऑफ नाउ अगर कोविड का मार ना पड़ता तो शायद इंडिया समवेयर अराउंड 6.5 और 7% तक जो है इसकी जीडीपी की ग्रोथ होती, इकोनॉमिक ग्रोथ हमें देखने को मिलता। Historically, India was the largest economy in the world for most of 2 millennia from the first until the 19th century. हिस्टोरियंस तो ये भी कहते हैं जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे कि व्हेन औरंगजेब डाइड 1707 AD, एट दैट टाइम इंडिया वाज एक्चुअली द रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और इंडिया में खासकर 1/3 जो वर्ल्ड की ग्लोबल की जीडीपी थी वो सिर्फ इंडिया से जनरेट हो रही थी। तो इतना जो था डेवलप्ड कंट्री था इंडिया उस ज़माने में। एंड स्लोली जैसा जैसा ब्रिटिश आए 18th 19th सेंचुरी में 20th सेंचुरी में पूरी तरीके से उन्होंने हमारे वेल्थ को प्लंडर किया हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडियन इकोनॉमी। देखिए इस पूरे चैप्टर का ही एक इंपॉर्टेंट रीज़न ये था कि भाई हम थोड़े बहुत जो बेसिक नॉलेज है इंडियन इकोनॉमी की उसके बारे में जो है रिफ्रेश किया जाए। तो करेंसी ऑफ कोर्स इंडिया की इट इज़ इंडियन रुपी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडियन रुपी का सिंबल। फिस्कल ईयर जो है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। ज़्यादातर हम जब हम ईयर कहते हैं तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर मानते हैं, लेकिन इंडिया के जितने भी अकाउंटिंग्स वगैरह हैं फिजिकल ईयर जैसे हम कहते हैं वो 1 अप्रैल से शुरू होते हैं और 31 मार्च पर खत्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल 2021 अगर फिजिकल ईयर शुरू हो रहा है तो 31 मार्च 2022 को वो खत्म किया जाएगा या फिर उसका एंड माना जाएगा। तो हमारा इंडिया जो है वो किस कंट्री ग्रुप में आता है? ऑफकोर्स जैसे कि मैंने कहा कि डेवलपिंग, एमर्जिंग या फिर लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी या फिर न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री के कैटेगरी में आता है। ये सभी टर्म्स कहीं पर भी इस्तेमाल किया जाए तो वो इंडिया को ही डिनोट कर रहे हैं, या फिर इंडिया को डिनोट करने के लिए आप इन सभी टर्म्स में से कोई भी एक टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उसे डेवलपिंग इकोनॉमी भी कहें, इमर्जिंग इकोनॉमी कहें, लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी कहें, न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री भी कहें, क्योंकि बहुत ही 1947 में ही हमें इंडिपेंडेंस मिला, अभी हम इंडस्ट्रियलाइज्ड हो रहे हैं। तो जीडीपी ऑन एन एवरेज जो है वो $2.8 ट्रिलियन की है और 2025 तक इसे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का टारगेट रखा गया है। जीडीपी बाय सेक्टर वाइज के कौन सा सेक्टर कितना जो है डोनेट कर रहा है? एग्रीकल्चर में 16% हमें एग्रीकल्चर से 16% जो है वो आ रहा है और लगभग कहीं ना कहीं 41 से 42% और कई बार तो 52% जो है व्हेन वी कंसीडर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, तो लगभग 50% से भी ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया का एग्रीकल्चर में है। लेकिन जीडीपी का जो डोनेशन है या फिर कॉन्ट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का वो बहुत ही कम है, इट इज समवेयर अराउंड 16%। जो सेकेंडरी सेक्टर है इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग, दे डोनेट 25% एंड 14% टू द जीडीपी। एंड सर्विस सेक्टर जो कि बहुत ही नया है और ज़्यादा योगदान इंडिया को दे रहा है और समवेयर अराउंड 49.9% या फिर एवरेज 50% जो जीडीपी इंडिया को मिल रही है वो सर्विस सेक्टर से, ये बैंकिंग, एजुकेशन, टूरिज्म वगैरह इन सभी से जो है इंडिया को अपनी मेजॉरिटी ऑफ द जीडीपी मिल रही है। और ये लेटेस्ट आंकड़े हैं फाइनेंशियल 2019 के। लेबर फोर्स बाय ऑक्यूपेशन के इंडिया में जितना भी लेबर फोर्स है वो किस किस सेक्टर में ऑक्यूपाइड है? एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा 41.49%, इंडस्ट्री दैट इज सेकेंडरी सेक्टर में समवेयर अराउंड 26.183% एंड सर्विस सेक्टर में दैट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर समवेयर अराउंड 32.327%। ये फाइनेंशियल ईयर 2020 के आंकड़े हैं। एंड अगेन अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया का 5.4% है या फिर ऑन एन एवरेज 6% आप कह सकते हैं इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। इंडिया के मेन इंडस्ट्रीज क्या है? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, केमिकल्स हैं, फूड प्रोसेसिंग, एग्री बिजनेस, हैंडीक्राफ्ट्स, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सेट्रा। इन सभी में जो है इंडिया की मेन इंडस्ट्रीज हैं। एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं इन सभी इंडस्ट्रीज में और खासकर टेक्सटाइल जो है वो बहुत ही मेजर इंडस्ट्री मानी जाती है इंडिया में। इंडिया के एक्सपोर्ट्स कितना है, यानी कि इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किया हुआ है वो वैल्यू कितना था? अलग अलग जो जितने भी गुड्स हमने देखे, टेक्सटाइल्स, केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह, जब हमने एक्सपोर्ट किया दूसरे कंट्रीज को तो 2019-20 फिजिकल ईयर में जो था $313 बिलियन ऑफ वैल्यू था। एंड एक्सपोर्ट किए जाने वाले सबसे ज्यादा गुड्स क्या थे? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यानी कि फूड ग्रेन्स वगैरह जो हमने भेजे हुए थे वो 12% थे पूरे एक्सपोर्ट्स में से। फ्यूल्स एंड माइनिंग प्रोडक्ट्स वर 18.5%,
मैन्युफैक्चरिंग गुड्स टेक्सटाइल्स वगैरह जो थे वो 68.7 सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स ही हैं जो इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं। एंड अदर बाकी के जितने भी छोटे छोटे फार्मास्यूटिकल हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह है ये सभी जो थे वो 0.8% थे। मेन एक्सपोर्ट पार्टनर्स जो कंट्रीज़ हैं हमें जिन्हें हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफकोर्स 16.8%, सबसे ज़्यादा जो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स हम एक्सपोर्ट करते हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स को ही जाता है ज़्यादातर। एंड नेक्स्ट कम यूरोपियन यूनियन, दैट इज 14.6%, UAE that is 9.1%, China is also one of the major export partners of India, 5.3%, Hong Kong 3.6% and others 50.5%। अब अदर्स सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी तादाद में अलग अलग कंट्रीज, ईरान, इराक, पाकिस्तान, भूटान वगैरह इस तरीके के कई कंट्रीज जो है वो छोटे छोटे एक्सपोर्ट पार्टनर्स हैं हमारे। इंपोर्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत बात, अभी हमने देखा कि एक्सपोर्ट 313 बिलियन डॉलर्स थे, लेकिन इंपोर्ट्स जो है वो उससे भी ज़्यादा हैं। इंपोर्ट्स जो है वो 474 बिलियन है, यानी कि अभी हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। आज भी हम ज़्यादातर फॉरेन कंट्रीज़ पर डिपेंड हो रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स के लिए। ये भी 2019-20 के ही आंकड़े हैं। तो इंपोर्ट हमने क्या किया हुआ है, गुड्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। देखिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं, यानी कि जहाँ कहीं पर भी डिफिशियंसी है फूड ग्रेन्स वगैरह की, हम उन्हें इंपोर्ट करते हैं। 5.5% आउट ऑफ द टोटल इंपोर्टेड गुड्स हमने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए हैं। फ्यूल्स एंड माइनिंग प्रोडक्ट्स ये भी ज़्यादा है, 38.6%, मैन्युफैक्चरर्स 47.9% एंड अदर्स 8%। ये सभी जो प्रोडक्ट हैं हमने इंपोर्ट किए हुए हैं, यानी कि मंगवाए हुए हैं इंडिया में। एक्सपोर्ट यानी कि जो हमने बेचे हुए हैं, बाहर भेजे हुए हैं। मेन इंपोर्ट पार्टनर्स आर चाइना। दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई चाइना डोमिनेट्स। चाइना के बारे में सोचने के लिए भी इंडिया एक दो बार झिझकता है। दिस इज बिकॉज ऑफ दैट रीजन। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स ही हमें चाइना से मिलते हैं। 14.3% मेजर इंपोर्ट पार्टनर है चाइना, यानी कि चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, और इंडिया सबसे ज़्यादा इंपोर्ट चाइना से करता है। यूरोपियन यूनियन, यानी कि पूरा यूरोपियन यूनियन जो अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ से हमें 8.9% देखने को मिलता है। यूएस से हम 7.3% प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं। यूएई जो है हमें 6.3%, सऊदी अरेबिया 5.6%। ये सभी यहाँ पर ज़्यादातर हम क्रूड ऑयल वगैरह मंगवाते हैं यहाँ से, तो ये भी अच्छी खासी तादाद में। एंड अदर्स अलग अलग जो कंट्रीज हैं, नेचुरल गैसेस वगैरह हम वहाँ से मंगवाते हैं। जो केमिकल्स वगैरह, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी अच्छी खासी हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो भी जो है अदर कंट्रीज में 57.5% ऑफ और इंपोर्ट्स हैं। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इंडियन इकोनॉमी के ओवरव्यू के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।